नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की, ईवीएम के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी की। बात करेंगे बीएचयू में छात्रा के उत्पीड़न मामले में घिरी बीजेपी की, ओडिशा में बीजेपी को लगने वाले बड़े झटके की। जानेंगे शरद पवार ने क्यों मनमोहन को बताया मोदी से अच्छा पीएम। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे सीएए कैसे बनता दिख रहा है चुनावी जुमला। और इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को सिखाई नई रेसिपी। सोशल मीडिया एक्सपर्ट सोनिया राहुल ने जैम बनाने का वीडियो साझा किया। न्यू ईयर पर राहुल लोगों को बांटेंगे जैम। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी पर साधा निशाना। मोदी का 1 मिनट 50 सेकंड का वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, अरे कहना क्या चाहते हैं। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन। एनके सिंह की लेंगे जगह। ऋत्विक रंजनम पांडे को बनाया गया सेक्रेटरी। कर्नाटक में सीबीआई ने जय हिंद कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजा। कंपनी को डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के निवेश का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हो गया है और इंडिया में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा अंतिम दौर में है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाह इस बात पर लगी हुई है कि गठबंधन में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अब इसे लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ होते दिख रही है। तो कितनी सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, इसे लेकर गठबंधन में अलग अलग दावे चल रहे हैं। एक तरफ गठबंधन के कुछ दलों का दावा है कि कांग्रेस को 300 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ देना चाहिए और खुद उसे 200 से 240 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि कांग्रेस का दावा है कि जहां जिस दल का उम्मीदवार मजबूत हो वहां उसका दावा होना चाहिए। और इस हिसाब से कांग्रेस की दावेदारी लगभग 350 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार राज्य के नेताओं से बात कर रही है और सीटों का ये बंटवारा हर हाल में 14 जनवरी तक पूरा करना चाहती है। 14 जनवरी से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा शुरू कर रही है। ऐसे में ये तय है कि यात्रा से पहले सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाएगी। सीटों का बंटवारा राज्यों में इंडिया गठबंधन की पार्टियों की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस ने सीटों को 2 हिस्सों में बांटकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक वो राज्य हैं जहां कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना है और दूसरा जहां वो गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। जिन राज्यों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के बावजूद अधिकांश सीटों पर उसके उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे, उसमें हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, उत्तराखंड की 5, गुजरात की 26, राजस्थान की 25 और हरियाणा की 10 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11, तेलंगाना की 17 और आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर भी कांग्रेस बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी, जबकि ओडिशा की 21, कर्नाटक की 28, असम की 14 और पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों की 20 सीटों पर भी कांग्रेस अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतरेगी। जबकि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होने की स्थिति में पंजाब की 13 और दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और अगर गठबंधन होता है तो पार्टी 20 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ ही केरल की 20 में से 18 सीटों पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार होंगे। इस तरह से पार्टी 272 सीटों पर अकेले चुनाव अपने दमखम पर ही लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा करीब 75 से 80 सीटें उन राज्यों की हैं जहां पार्टी गठबंधन सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ेगी और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें तमिलनाडु में 8, उत्तर प्रदेश में 18, बिहार में 4, झारखंड में 8, महाराष्ट्र में 20, पश्चिम बंगाल में 16 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों सहित कम से कम 76 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। यानी करीब 350 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी साफ साफ दिखाई दे रही है और इनमें से करीब 190 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ होना है और बची हुई सीटों पर तीसरी पार्टी या गठबंधन भी चुनाव मुकाबले में टक्कर देते दिखाई देगा। कांग्रेस चुनावों को लेकर तैयार है, लेकिन एक चिंता अभी भी बरकरार है और वो है ईवीएम को लेकर। लोकसभा चुनावों से पहले ईवीएम को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। विपक्ष अब इस मामले में आंदोलन चलाने को लेकर गंभीरता से विचार भी कर रहा है। तो क्या है विपक्ष की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और इसके नतीजे 3 दिसंबर को आए थे, जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था।
बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी की परेशानी कम होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ईवीएम हैकिंग के मुद्दे को लेकर बीजेपी को राज्य में घेर रखा है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की चुनावी जीत के पीछे ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वामी मनमोहन मिश्रा के बयानों का समर्थन करते हुए ईवीएम को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि धन्यवाद मनमोहन जी महाराज, आपने ईवीएम चुनाव आयोग और मोदी जी पर बोलकर जो साहस दिखाया है, आपके चरणों में प्रणाम। मैं 2003 से कह रहा हूं कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मैं जहां वोट देना चाहता हूं, मुझे यही पता नहीं पड़ता मेरा वोट कहां गया। ऐसी कोई मशीन विश्व में नहीं है जिसमें चिप डाला हो और वो हैक ना हो सके, क्योंकि उसमें डाला गया चिप सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगी। आप टाइप करेंगे ए, सॉफ्टवेयर कहेगा ए, तो वो ए ही छापेगा। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि अगर नरेंद्र मोदी और हमारे चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो वीवीपैट स्लिप मत दिखाओ, हमारे हाथ में दे दो और हम उसे सबके सामने रखी मतपेटी में डाल देंगे। इसमें क्या ऐतराज है? इंडिया गठबंधन इसी मांग के लिए चुनाव आयोग से अगस्त से मिलने के लिए समय मांग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के पास समय नहीं है। अब हमारे पास क्या विकल्प है? हम या तो सुप्रीम कोर्ट जाएं या ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरें। यही राजनीतिक दलों को, विशेषकर इंडिया गठबंधन को शीघ्र तय करना चाहिए। ईवीएम पर बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है, तो मुश्किल में वो अपने ही नेताओं की करतूतों के चलते भी फंस गई है। 2 महीने पहले बीएचयू की छात्रा के उत्पीड़न की खबर सामने आई थी, जिसके बाद छात्रों का बड़ा आंदोलन भी चला था और इस मामले में अब 3 आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन इन आरोपियों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। बनारस में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुई बदसलूकी को लेकर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब इस मामले में हुई कार्रवाई के बाद जो तस्वीर सामने आई है, उससे बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। दरअसल आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा से दुर्व्यवहार करने वाले तीनों आरोपियों को अरेस्ट करने का दावा यूपी पुलिस ने किया है। आरोपियों की पहचान ब्रिज कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तीनों ही बीजेपी के नेता हैं और पार्टी की आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। कुणाल पांडे बीजेपी आईटी सेल वाराणसी का महानगर संयोजक, सक्षम पटेल आईटी सेल का वाराणसी महानगर सह संयोजक, जबकि आनंद आईटी सेल वाराणसी महानगर का कार्य समिति सदस्य है। तो वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि 2 महीने पहले बीएचयू के कैंपस में एक छात्रा का शारीरिक उत्पीड़न हुआ। इस मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई। जब दबाव बना तो जैसे तैसे यूपी पुलिस ने एफआईआर लिखी। अब 60 दिन बाद इस घटना में शामिल 3 लोग पकड़े गए हैं और ये सभी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। गिरफ्तारी में देरी शायद इन्हीं वजहों से हुई होगी। ये सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बेहद करीबी हैं। बीजेपी में इतनी अच्छी पकड़ है कि पीएम मोदी से सीधे मिलते हैं। बीजेपी आईटी सेल में अच्छी पोजीशन पर है। यही है बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तीनों ही आरोपियों की तस्वीर शेयर की है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि ये तीनों ही आरोपी पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि इसी के चलते इन आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही थी। बहरहाल अब बीजेपी इस मामले पर क्या सफाई देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सभी आरोपी बीजेपी के नेता निकले। अब विपक्ष पूछ रहा है कि क्या कार्रवाई के लिए इतने दिन इसलिए लग गए थे। बीएचयू मामले में हुए खुलासे से बीजेपी संकट में फंस गई है, तो इस संकट को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो क्या है पटनायक का प्लान जिससे टेंशन में दिख रही है बीजेपी, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना कमर कस लिया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने केंद्र से मोदी सरकार को हटाने के लिए पूरा दम लगा दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ प्रचार प्रसार करने में लगी है। इस बीच बीजेपी को पूरब से बड़ा झटका लगा है। दरअसल ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी ने बीजेपी को गठबंधन के नाम पर रेड सिग्नल दिया है। आपको बता दें कि अगस्त में संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेडी ने बीजेपी का समर्थन किया था। उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई थी कि दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन हो सकती है, लेकिन इन अटकलों पर अब विराम लग गया है और ये साफ हो गया है कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी की गठबंधन नहीं होगी। वहीं इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा
चुनावों के बाद बीजेडी इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती है। दावा किया जा रहा है कि इंडिया और एनडीए की लड़ाई में बीजेडी चुनावों के बाद अपनी भूमिका साफ करेगी। अगर एनडीए बहुमत से दूर रह जाता है, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, तो बीजेडी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ही विकल्प चुनेगी, क्योंकि राज्य में उसका मुकाबला बीजेपी के साथ है और नवीन पटनायक ने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया है। बीजेडी चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है और इसके संकेत भी अब मिलने लगे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए पहलवानों का विरोध भी परेशानी का कारण बन गया है। पहले विनेश फोगाट ने पद्मश्री लौटाया और अब बजरंग पूनिया के खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटा दिया, और इसे लेकर राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। इस साल की शुरुआत में महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई थी, लेकिन मोदी सरकार ने न्याय की जगह अपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बचाने का रास्ता चुना। साल भर तक ये विवाद सुर्खियों में छाया रहा और आज साल के आखिरी दिन इस पर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद। आज क्या एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्र का अभिभावक होता है, उसकी ऐसी निष्ठुरता देख पीड़ा होती है। आपको बता दें कि कुश्ती संघ के नए चुनाव के बाद रोते हुए पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था और बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री मोदी के घर के पास कर्तव्य पथ पर रख दिया था। इसके बाद विनेश फोगाट ने भी पीएम मोदी को खुला खत लिखकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार को लौटाने की बात कही थी, और विनेश फोगाट ने शनिवार की रात ये दोनों पुरस्कार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रख दिए। विनेश फोगाट ने पीएमओ तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच में रोक लिया। इसी का वीडियो राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट पर डाला है और मोदी की निष्ठुरता से दुखी होने की बात लिखी है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल झज्जर में छारा गांव भी गए थे, जहां अखाड़े में उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की थी और उनके लिए इंसाफ की लड़ाई सड़कों पर करने का ऐलान किया था। अब देखना ये है कि 3-4 महीने बाद होने वाले चुनावों में बीजेपी को इस विवाद से कितना नुकसान होता है। पीएम मोदी ने आज मन की बात तो की, लेकिन पहलवानों के मन की बात वो सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने महिला पहलवानों के हक की आवाज उठाई है और पीएम मोदी पर सवाल भी उठाए हैं। वैसे सवाल एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी पीएम मोदी पर उठा दिए हैं और कहा है कि मोदी संवेदनशील नहीं है, जबकि उनसे पहले के पीएम मनमोहन सिंह बेहद संवेदनशील थी। तो क्या कहा शरद पवार ने, देखिए रिपोर्ट। एनसीपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पवार ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि किसानों के सामने कैसे जीवन यापन करे ये सवाल है। किसान बेचैन हैं और मोदी सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह से देश कैसे चलेगा। एनसीपी चीफ ने कहा कि मनमोहन सिंह किसानों के प्रति संवेदनशील थे जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय कुछ अमरावती में फसल खराब होने के चलते कुछ किसानों ने अपनी जान ले ली थी। ये खबर मिलते ही मनमोहन सिंह ने अमरावती का दौरा किया था। वो लोगों के साथ साथ किसानों के प्रति भी संवेदनशील थे। मनमोहन ने उस समय 72,000 करोड़ रुपए के कृषि लोन भी माफ कर दिए थे। पवार ने कहा कि लेकिन अब किसानों के साथ हो रही कठिनाइयों पर कोई गौर नहीं कर पा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ खुद के लिए काम करती है, उसे जनता से कोई मतलब नहीं है। पवार ने ये बातें पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। इस दौरान शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले और अमोल कोल्हे को किसानों के मुद्दे उठाने के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ईवीएम के बिना ग्राम पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकती, वे जीत के लिए ईवीएम पर निर्भर हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात सीए पर बड़े दावे की। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में इस चुनावी माहौल के बीच नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि सीएए को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। लेकिन विपक्ष का कहना साफ है कि बीजेपी के लिए सीएए एक चुनावी जुमला से ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में अब महज चंद ही महीनों का वक्त बचा है। चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कई मुद्दों के साथ साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए को उठाने की तैयारी भी शुरू कर दी है।
लेकिन अब ये साफ हो गया है कि CAA बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कर दिया है कि मार्च के आखिरी तक CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाएगा और इससे पहले ही आचार संहिता लग जाएगी। यानी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसे लागू नहीं किया जाएगा और अगर लोकसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर ये कानून वापस ही ले लिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि अगर CAA को चुनावों से पहले लागू करना है तो फिर इसके नियमों को 31 जनवरी 2024 से पहले अधिसूचित करना होगा और इसे अधिसूचित करने से पहले संसद की मंजूरी भी लेनी है। सरकार के पास अब बस बजट सत्र बचा है और पहले बजट पेश किया जाएगा जो 1 फरवरी को पेश होगा। यानी 31 जनवरी से CAA के नियम ही तय नहीं हो पाएंगे। साफ है चुनाव के बाद इस पर फैसला होगा। हाँ, बीजेपी की ओर से इस पर राजनीति जरूर की जा रही है। दरअसल अभी तक गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मोदी सरकार के तमाम मंत्री CAA को लागू करने के दावे लगातार करते रहे हैं। मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में CAA को लागू भी किया जाएगा, लेकिन बीजेपी नेताओं के दावे एक बार फिर से जुमलों में बदलते हुए दिख रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।